am Gudiya Shah from Jamshedpur Women's College. Today we will be discuss about French Revolution. आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रांति थी जिसने यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में 1789 ईस्वी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए होती है। फ्रांसीसी क्रांति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों का कहना है ये क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। कई इतिहासकारों का कहना है ये क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जब फ्रांस में होती है उस समय वहां का सम्राट लुई 16वां था। उससे पहले फ्रांस का सम्राट लुई 15वां, उससे पहले लुई 14वां था। लुई 16वां एक निरंकुश और अत्याचारी शासक था। लुई 16वां पर उसकी पत्नी का अधिकार था, या यूं कहें कि वो अपने पत्नी के हाथ का कठपुतली था। उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट थी, जो अत्यंत फिजूल खर्चीली वाली महिला थी। यहाँ तक हमने जाना कि फ्रांस का सम्राट कैसा था। आइए अब जानते हैं फ्रांस का समाज कैसा था। फ्रांस का समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेज पे आते थे पादरी, सेकेंड में आते थे कुलीन और सामंत, थर्ड में आते थे मजदूर और किसान, और मध्यम वर्ग जिसके अंतर्गत वकील, डॉक्टर, इंजीनियर होते थे। मध्यम वर्ग अत्यंत शिक्षित वर्ग था। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी किंतु इनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्हें समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट या वर्गों के लोगों को था। फर्स्ट और सेकंड वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, उनकी संख्या भी कम थी, उन्हें बहुमत प्राप्त था और वो कर मुक्त थे, यानी कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देते थे। और जो निम्न वर्ग में आते थे वो अधिकार विहीन थे, यानी कि उन्हें कोई भी अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इनकी संख्या भी अधिक थी और इनको अल्पमत प्राप्त था और ये कर वसूली किया जाता था इनसे। और वो कर ये 2 प्रकार के देते थे, टाइड यानी कि धार्मिक कर, टाइड यानी कि राज्य कर। फर्स्ट स्टेट का कार्य था राजा और प्रजा से कर वसूलना, जो कि वो टाइड के रूप में वसूलते थे, यानी कि धार्मिक कर के रूप में। सेकेंड स्टेट का काम था कर वसूलना, वो भी निम्न वर्ग से कर वसूलते थे। किस रूप में? टाइल यानी कि राज्य कर के रूप में। और ये कर देते जाते थे, जबकि हमने देखा कि इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इन्हें कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं था, इनकी संख्या भी अधिक थी, तब पर भी इनसे कर वसूला जाता था। और जिन वर्ग की स्थिति अच्छी थी उन्हें सब तरह का विशेष अधिकार प्राप्त था। ये जो थर्ड स्टेट था यही क्रांति की आधार बनी। इसी वर्ग से क्रांति की पृष्ठभूमि का प्रारंभ होता है। आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि हमने देखा इन दोनों वर्गों द्वारा निम्न वर्ग पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में भी जो वहां का राजा था वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो अपनी ही भोग विलासिता में व्यस्त था। एक समय ऐसा आया जब इनकी स्थिति अत्यंत खराब, अत्यंत दयनीय हो गई। तब निम्न वर्ग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया। दूसरी ओर जो फ्रांस की स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब होते जा रही थी। लगातार युद्धों और भोग विलासिता के कारण जो फ्रांस का राजकोष था वो खाली होता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति को भांपते हुए लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। किसकी बैठक बुलाई? स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल यह भी एक तरह का राजनीतिक व्यवस्था था जिसमें सभी राजनीतिक मामलों को हल किया जाता था।
इसकी बैठक राजा ने 5 मई 1789 ईस्वी में बुलाती है। स्टेट जनरल में तीनों वर्ग के प्रतिनिधि आए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड से पादरी और कुलीन तो आए ही थे, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे उनमें सिर्फ मध्यम वर्ग को आने की अनुमति थी, यानी कि मजदूर, किसान, सैनिकों को आने की अनुमति नहीं थी। स्टेट जनरल की एक नियम था एक मत। सभी वर्ग, जितने भी वर्ग थे, तीनों वर्ग के प्रतिनिधि एक एक मत देते थे। मत के समय फर्स्ट और सेकंड दोनों एक हो जाते थे, और इन दोनों की जो संख्या थी वो आपकी 300 थी। ठीक है। मतदान के समय इस वर्ग से एक मतदान जाता था, इस वर्ग से एक मतदान जाता था, यानी कि ये 2 हो जाता था। और जो आपके निम्न वर्ग था उनकी संख्या थी 600 होते हुए भी उनका जो मतदान जाता था वो 1 जाता था, यानी कि इनकी संख्या हो जाती थी मतदान की 1। तो इस प्रकार हाँ, इनको बहुमत प्राप्त था और इनको अल्पमत प्राप्त था। निम्न वर्ग के जो लोग थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा स्टेट जनरल में। क्या प्रस्ताव रखा? मतदान का। किसका प्रस्ताव रखा? मतदान का। लेकिन लुई सोल्वा ने इस मतदान का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो एक मत का पक्षधर था। मतदान को अस्वीकार करने पर निम्न वर्ग के लोग इसे अपना अपमान समझते हैं और स्टेट जनरल की बैठक छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो खुद को राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए 20 जून 1789 ईस्वी में टेनिस कोर्ट पे अपनी बैठक बुलाते हैं। इसकी बैठक बुलाते हैं टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट भी एक राजनीतिक सभा था, और इस सभा में वो किसकी बात करते हैं? संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण की बात करते हुए वो निम्न वर्ग के लोग पादरी और कुलीन दोनों वर्ग के पास जाते हैं, लेकिन दोनों वर्ग, पादरी और कुलीन दोनों वर्ग, संविधान के निर्माण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। और इस अस्वीकार के कारण वहां की जो सामान्य जनता थी वो क्रांति का प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि विद्रोह के कारण, वो टेनिस विद्रोह के कारण वो बास्तिल के किले पर आक्रमण कर देते हैं और क्रांति का प्रारंभ कर लेते हैं। ये बास्तिल के किले पर आक्रमण कब करते हैं? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्तिल के किले पर आक्रमण करते हुए क्रांति का प्रारंभ कर देते हैं। बास्तिल का किला आप देख ही सकते हैं किस प्रकार मजदूर, किसान, सैनिकों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है और घेरते हुए इस पर आक्रमण कर देते हैं, और जितने सारे कैदी रहते हैं उसे रिहा कर सारे हथियार को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और यहीं से क्रांति का प्रारंभ हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बास्तिल के किले पर ही आक्रमण क्यों करते हैं? जनता तो लुई सोल्वा के शासन से नाखुश थी, असंतोष थी, उनसे घृणा करती थी, फिर भी वो बास्तिल के किले पर ही आक्रमण क्यों किए? वो चाहते तो लुई सोल्वा पर भी तो आक्रमण कर सकते थे। उन्होंने
बास्तिल के किला पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि जो बास्तिल का किला था वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित थी। और ये जो बास्तिल है वो वास्तव में एक महल था, महल के अंदर ही एक किला था। ये महल लुई 14 को अत्यंत प्रिय था। वो इसकी शानो शौकत में पूरी जी जान से लगा हुआ रहता था। इसी का फायदा उठाते हुए वहां की सामान्य जनता ने बास्तिल के किले पर आक्रमण किया और क्रांति का प्रारंभ कर दिया। आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्रांति के पृष्ठभूमि को, जिसे जानने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट था पृष्ठभूमि का वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट था आपका पुरातन व्यवस्था, जो हर क्रांति का आधार बनता है। पुरातन व्यवस्था जो हर क्रांति का आधार बनता है। सेकंड आपका निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। थर्ड आपका आ जाएगा विशेषाधिकार, और कर को लेकर मतभेद विशेषाधिकार और कर को लेकर मतभेद। चौथा हो जाएगा आपका मतदान के प्रस्ताव को अस्वीकार। किसने अस्वीकार किया था? लुई 16 ने मतदान के प्रस्ताव को अस्वीकार। पांचवा हो जाएगा संविधान निर्माण की बात को अस्वीकार। किसके द्वारा संविधान निर्माण की बात को अस्वीकार किया गया था? पादरी और कुलीन द्वारा संविधान निर्माण की बात को अस्वीकार किया गया था। ठीक है। और छठा हो जाएगा आपका बास्तिल के किले पर आक्रमण। बास्तिल के किले पर आक्रमण कब हुआ? 14 जुलाई 1789। ये थे हमारे क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहीं से क्रांति का प्रारंभ हो जाता। अब हम लोग जानेंगे कि क्रांति के कारण क्या थे, आखिर ये क्रांति हुई, पृष्ठभूमि तो इसके क्या